करते हैं केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री क्या होता है? साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डील्स विद कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरैक्शन ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणधर्मों, संरचनाएं, संगठन आदि के बारे में पढ़ते हैं। उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। हमें क्या मतलब एक नॉर्मली हम कह सकते हैं छोटी सी परिभाषा, पदार्थ की विज्ञान। ये क्या है? आपकी पदार्थ की विज्ञान। आपको पदार्थ में पढ़ाया जाता है मैटर एटम से बना होता है कि नहीं बना होता है। इन एटम्स के बारे में ही हमें इसके अंदर पढ़ना होता है। इनकी कैसी संरचना होती है, इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या ये प्रॉपर्टी रखते हैं, इन सब के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की 3 शाखाएँ होती हैं। ये 11th और 12th स्टैंडर्ड पर होती है। तो मैं आपको बता दूं, पहली जो शाखा होती है वो होती है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे बोलते हैं हिंदी में भौतिक रसायन विज्ञान। दूसरी जो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है, ये दूसरी थी। तीसरी बात करते हैं। तीसरी होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं कार्बनिक रसायन। हमें जो है केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ये बताओ सर, ये केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है? क्यों पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री? देखो, केमिस्ट्री का सभी जगह उपयोग है, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, प्रिजर्वेशंस। एक और प्रश्न बहुत बच्चों का होता है, सर ये बताओ केमिस्ट्री के जनक कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसकी बात करते हैं। तो देखो, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है एंटोनी लेवोजियर। इनका नाम था। अच्छा, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री की हम जब बात करते हैं, इनका जो नाम है वो है रॉबर्ट वुडवर्ड। ये फादर ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री रॉबर्ट वुडवर्ड। ठीक है, स्टार्ट करने जा रही है कुछ बेसिक्स बातें। जैसे मैं आपको बता दूं, परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए, परमाणु द्रव्यमान आपको याद होनी चाहिए, संयोजकता आपको याद होनी चाहिए, किस तत्व पर कितना आवेश आता है, क्या चार्ज आता है, किस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे आराम से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पर लिखूँगा तत्व, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स लिखूँगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, पहले इनको डिस्कस करते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं, जनरली हम एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जेड देखते हैं। जो जेड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जेड जो है वो परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इसको परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर लगाते हैं हम ए, जो कि आपके परमाणु द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एटॉमिक मास। इसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तत्व लिखे हुए हैं, मैं उनका परमाणु क्रमांक लिखूंगा और उनका द्रव्यमान लिखूंगा।
ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका द्रव्यमान भी 1 होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, इसकी जो संयोजकता होती है, बैलेंसी, इसकी जो बैलेंसी होती है, संयोजकता, वो कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। हाइड्रोजन पर आपने देखा होगा वो प्लस के 1 चार्ज देखा होगा। हाइड्रोजन पे आपने अधिकतर जो है वो प्लस के 1 चार्ज आपने देखा होगा। हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, इसका द्रव्यमान 4 होता है। इसकी हम इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर 2। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को बताया जाता है 2n²। n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पर नंबर ऑफ सेल है, कोष की संख्या है। यदि मैं पहले सेल मतलब n बराबर 1 डालता हूँ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। जब मैं n बराबर 2 डालूंगा तो वहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। जब मैं n बराबर 3 डालता हूँ तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 18। जब n बराबर में 4 डालता हूँ तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 30। इनको बोलते हैं हम सेल, मतलब कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं, सेल इन्हें बोलते हैं। जो सेल हैं ये सब सेलों से मिलकर के बनी होती है। किनसे मिलकर के बनी होती है? ये सब सेलों से मिलकर के बनी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? उपकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपकोष। कौन कौन से होते हैं? देखो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर SPDF, ये आपके उपकोष होते हैं। बता दूँ, S उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं आप। P वाले उपकोष में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। D वाले उपकोष में आप जो है सब सेल में आप जो है 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। F वाले की बात करता हूँ, F वाले में 14 इलेक्ट्रॉन हम जो है वो फिल कर सकते हैं। ये जो सेल है इनका एक नाम होता है, जैसे K, L, M और N। तो K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, ये हम छोटी कक्षाओं में 9th क्लास में पढ़ते हैं इस बात, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार से इनका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन साथ के साथ करता जा रहा हूँ। ये इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 1 है, इसका 2 आया है। इसकी जो बैलेंसी है मैं गोले में बंद कर दूंगा, इसकी बैलेंसी होती है +1, ठीक है। अच्छा, लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम तीसरे नंबर पे आता है। इसका जो द्रव्यमान होता है 7 होता है। कितना होता है? 7। इसका करेंगे 2,1। मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम की भी कितनी होती है? 1 होती है। आपने लिथियम पर चार्ज देखा होगा, आवेश देखा होगा, +1, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेरिलियम, चौथे नंबर पे आती है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9, 2,2। इसकी जो बैलेंसी होती है वो 2 होती है। देखो सबके पास ये 1 है, ये 2 है, इसके पास 1 है। इन सब के पास प्लस चार्ज क्यों आता है? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। कि सर ये ले नहीं सकते, ये ले नहीं सकते, इसी वजह से दे देंगे। क्योंकि दूर से हमें जो है या तो डुप्लेट रूल को फॉलो करना होगा या अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होगा, या तो 8 कंप्लीट करने होंगे। यदि हमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होंगे और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 इसे 7 इलेक्ट्रॉन और किसी से लेने पड़ेंगे। अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए। इसके पास, लिथियम के पास या हाइड्रोजन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होगी कि जो भाई साहब अपना क्या कर सके, 8 इलेक्ट्रॉन ले सके। वैसे मैं आपको बता दूं, आवर्त सारणी के आवर्त नंबर 1 में जो भी तत्व आते हैं, 2 तत्व आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो आपका डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, मतलब उनको 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कंप्लीट कर सकते, इस वजह से इनको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं? कंप्लीट करने होते हैं। तो ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और 1 इलेक्ट्रॉन वो अपना दे देता है। आपस में साझेदारी करके ये 2 कंप्लीट कर लेते हैं, जब जाकर के ये स्थायी हो पाते हैं, स्टेबल हो पाते हैं, ठीक है। और तब कंपाउंड बना पाते हैं, यौगिक बना पाते हैं, ठीक है। इसकी संयोजकता ये होगी। आपने बेरिलियम पे चार्ज देखा होगा Be+K2, ठीक है। बोरोन की बात करता हूँ, 5वें नंबर पे आता है। द्रव्यमान इसका 11 होता है।
2,3। इसकी जो संयोजकता होती है वो +3। बोरोन पे आपने देखा होगा +3 चार्ज। BeF3 एग्जाम्पल आप आगे बहुत पढ़ेंगे। कार्बन का 6 होता है नंबर। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 12। कितना होता है, 12 होता है। 2,4। देखो कार्बन की जब मैं बात करता हूं तो कार्बन जो है कार्बोकैटायन भी होता है और कार्बोएनायन भी होता है। मतलब इसे अष्टक नियम को फॉलो करने के अनुसार ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब किसी को देगा तो +4 और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -4। इस वजह से कहते हैं कार्बो धनायन भी होता है, कार्बो ऋणायन भी होता है। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो +-4 होती है। ठीक है, आपने ऐसे देखा होगा C+4 इस पे और C यहाँ पर इस पे -4, इस प्रकार से आपने देखा होगा। ठीक है, सब लोगों की समझ आ रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है 7वें नंबर पे आता है। इसका द्रव्यमान 14 होता है। मैं करूँगा 2,5। तो ये क्या है, ये लास्ट में जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना उनको बोलते हैं हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाहरी कक्ष में जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जो मैंने आपको गोले में बंद कर दी है वो आपकी बैलेंस ही है। वो क्या है, आपकी बैलेंस ही है। तो नाइट्रोजन की जो बैलेंस ही होती है वो -3 होती है। क्यों कि इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। 3 इलेक्ट्रॉन किसी से कर्ज कर लेता है, ऋण पर लेता है, इस वजह से -3 इस पर चार्ज आता है। आपने देखा होगा नाइट्रोजन पर -3 चार्ज आता है। ठीक है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के बाद आता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आता है। इसका द्रव्यमान होता है 16। तो मैं बात करता हूँ 2,6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 होंगे। ठीक है, इसकी बैलेंस कितनी होगी, -2। आपने ऑक्सीजन पर चार्ज देखा होगा -2 लगा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, बेसिक बात है। आगे अभी बात करेंगे किसके बारे में, F के बारे में, फ्लोरीन के बारे में। सिंबल होता है इसका F। सिंबल क्या होता है इसका, F होता है। कौन से नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। द्रव्यमान इसका कितना होता है भैया, 18 और 19 होता है इसका द्रव्यमान। ठीक है, 2,7। इसको 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। इस वजह से इसकी जो बैलेंस होगी वो -1 होगी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पर 7 होंगे। चार्ज इस पर -1 आता है, 1 माइनस का आएगा। फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आता है आपका नियोन, Ne। इसका मतलब क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो है वो 10 होता है। एटॉमिक मास जो है वो इसका कितना होता है, 20। कितना होता है, 20 होता है। 2,8। देखो जो हीलियम है और नियोन है ये अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेस हैं। अक्रिय मतलब होता है जो किसी से क्रिया ना करे। अक्रिय गैस, इनर्ट गैसेस क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि इनके जो कक्षक हैं वो फिल हैं। इनको ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगी ना ही ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये स्टेबल है अपने आप, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं सोडियम। नंबर होता है 11। द्रव्यमान होता है इसका 23। 2,8,1। इसकी जो बैलेंस ही होती है यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये क्या होते हैं आपके, ये एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर मैं आपकी बैलेंसी संयोजकता लिख देता हूँ। इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है +1 मतलब 1। ठीक है, इन पर जो चार्ज होता है, आवेश जो मतलब आता है +1 आता है सोडियम। इसके बाद आता है आपका Mg, मैग्नीशियम, 12वें नंबर पे आता है। द्रव्यमान इसका 24 होता है। ठीक है, इतना 2,8,2। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 होते हैं। बैलेंस इसकी कितनी होती है, +2 होती है। Mg आपने देखा होगा +2 चार्ज।
मैग्नीशियम। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका एल्यूमिनियम आता है 13वें नंबर पे। द्रव्यमान इसका पेज कितना होता है 27 होता है। 2,8,3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 संयोजकता प्लस के 3 होती है। एल्यूमिनियम पे चार्ज आता है प्लस के 3। ठीक है। इसके बाद 14वें नंबर पे आता है आपका सिलिकॉन। इसका द्रव्यमान होता है 28 2,8,4। ठीक है, ये 4 होता है। सिलिकॉन की भी संयोजकता होती है वो कितनी होती है 4 होती है। ठीक है भाई साहब, कितनी प्लस के 4। ठीक है, कितनी होती है प्लस के 4। ठीक है, अब सिलिकॉन पे आपने देखा होगा प्लस के चार्ज। इसके बाद सिलिकॉन के बाद आता है आपका फास्फोरस 15वें नंबर पे आता है। द्रव्यमान इसका 31 होता है 2,8,5। इसकी जो बैलेंसी होगी वो माइनस के 3 होगी क्योंकि 5 तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आपने देखा होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा PCl5 बनाता है नहीं बनाता है। आपने PCl3 भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं या देखा होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा P इस पर माइनस के 3। 15 के बाद फिर 16वें नंबर पे आता है आपका सल्फर 16वें नंबर पे आता है। द्रव्यमान इसका 32 होता है 2,8,6। इसकी जो बैलेंसी होती है वो माइनस के 2 होती है। सल्फर पे आपने चार्ज देखा होगा माइनस के 2 होता है। ठीक है, सल्फर के बाद बात करते हैं 17वें नंबर पे क्लोरीन। इसका द्रव्यमान होता है 35.5 2,8,7। इसकी जो बैलेंसी होती है माइनस के 1 होती है। Cl पर आपने देखा होगा माइनस के 1 चार्ज। जितने भी हेलोजन होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब पर माइनस के 1 चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 18वें नंबर पे आपकी क्या कौन आता है आर्गन आता है 18। द्रव्यमान कितना होता है 40 होता है 2,8,8। तो ये भी क्या है अक्रिय गैस है। इसके अस्टक कंप्लीट होते हैं, ये अभिक्रिया नहीं करता है किसी से। ठीक है, इसके बाद 19वें नंबर पे आपका आता है पोटेशियम। उसका द्रव्यमान होता है 39 2,8,8,1। पोटेशियम की जो बैलेंसी होती है वो +1 होती है। पोटेशियम पर आपने चार्ज भी देखा होगा +1। और कहीं भी किसी यौगिक में आप पोटेशियम को तोड़ोगे तो उस पर +1 ही आएगा, +1 में ही टूटेगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आता है 20वें नंबर पे आपका कैल्शियम। इसका द्रव्यमान होता है 40 2,8,8,2 प्लस के 2 इसकी बैलेंसी होती है। आपने चार्ज देखा होगा इस पर +2। ये आपकी कुछ बेसिक्स बातें थी। आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंसी कितनी होती है। जो मैंने गोले में बंद कर दी है वो इनकी बैलेंसी है। लास्ट कक्षक में मतलब बाहरी कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और ये आपके चार्ज है। मतलब आप किसी भी यौगिक को जब तोड़ते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, आप तोड़ते हो NaCl सबसे सिंपल इसे बोलते हैं कॉमन साल्ट साधारण नमक। जब हम इसे तोड़ते हैं ये टूटता है Na+Cl नेगेटिव। टूटता है कि नहीं टूटता है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ H2SO4। इसे मुझे तोड़ना हो, कैसे तोड़ते हैं हम इसे H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसे मुझे और तोड़ना है, इसे तोड़ूंगा तो फिर दोबारा से ये टूटेगा H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा इस पर, क्योंकि एक नेगेटिव ऑलरेडी था, H+ निकल गया, एक नेगेटिव और बढ़ गया। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें तोड़ते हैं। आपको एक एग्जांपल दे दूँ यहाँ पर, जैसे CaOH का फुल ट्वाइस ये कंपाउंड आपने देखा होगा। ठीक है, ये कैसे तोड़ा जाता है, ये तोड़ा जाता है देखो Ca2 पॉजिटिव और OH इस पर नेगेटिव। तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते, देखो OH इस पर नेगेटिव। तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए OH पर एक साइन आता है नेगेटिव का, साइनाइड पर माइनस के 1 चार्ज आता है। ठीक है, सल्फेट आयन पर ये आता है आपका माइनस के।
ठीक है। तो ये बातें आपको क्या है कुछ पता होनी चाहिए, जैसे जैसे आगे आती चलेंगी मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। फिर बहुत सारे कंपाउंड जब हम बनाते हैं तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। बच्चे तोड़ ही नहीं पाते यौगिक को कि किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उन्हें दिक्कत होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रयोग में आएंगी ये बातें, क्योंकि जब मैं वहाँ पे यौगिक को तोड़ूंगा फिर रिएक्शन कराऊंगा, इस पॉजिटिव की उस नेगेटिव के साथ, इस नेगेटिव की दूसरे वाले पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर ये काम आने वाली चीज़ें हैं, इन बात को आप नोट कर लेंगे।